नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आज बात करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी के। जो सुतली बम है, उसको किसने सीला कर दिया और वोट चोरी वैसे भी एक बहाना है, वो देश को नेपाल बनाने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। वोट चोरी के लॉजिक को जो उन्होंने मैजिक समझने की भूल की है, अब उसमें देखते हैं आगे क्या होता है। इसकी आड़ में कभी एटम बम आने की सूचना देते हैं, कभी सरकार गिराने की धमकी देते हैं और इस बार जो संकेत दिए हैं, उससे उनकी मंशा पे सवाल खड़ा हो रहा है। एक नहीं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद ही ये सवाल खड़े किए हैं अपने एक ट्वीट से। तो चलिए राहुल गांधी के इस ट्वीट की डिकोडिंग करते हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं, मेरे बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रारब्ध से अवनीश पी एन शर्मा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनविंदर जी आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अवनीश जी, राहुल गांधी पर हम एक शो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो सर गजब हो गया। इस बार जो संकेत दिए हैं खतरनाक है। उनका एक ट्वीट देख लेते हैं कि वो देश के युवा से क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने देश के युवा के लिए। तो इसमें आप तो देख ही चुके होंगे, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजीज संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो सर मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा और ये वोट चोरी के बहाने देश को कहाँ ले जा रहे हैं अवनीश जी? जी, वो देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिसात देश ने इस लायक छोड़ी नहीं है। वो देश को कहीं ले नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि धीरे-धीरे राहुल गांधी एक ऐसी मानसिक अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जहां अब उन्हें डॉक्टरों की सहायता चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं, कोई व्यंग नहीं। और मैं कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करूंगा कि उन्हें जल्दी से जल्दी किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले जाने की वो कोशिश करें, अगर वो जा सकें तो, और उनका इलाज कराइए, क्योंकि अब ये स्थिति आ चुकी है कि जहां वो मानसिक रूप से अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उन्होंने कभी कहा कि मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद उन्होंने एटम बम फोड़ा, चलिए वो भी ठीक है। उसके बाद अब वो हाइड्रोजन बम, और कल हालांकि उम्मीद ये की गई कि हाइड्रोजन बम ही है, लेकिन जब वो फुस हुआ 5 मिनट के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हाइड्रोजन बम नहीं है, अभी हाइड्रोजन बम आना बाकी है। ठीक है साहब, चलिए ठीक है। अब मैं राहुल गांधी को इतनी जिम्मेदारी के साथ अस्वस्थ क्यों घोषित कर रहा हूं, इसके लिए ऐसा नहीं है, मैं लफाजी नहीं करूंगा। राहुल गांधी लफाज हो सकते हैं, उनकी टीम लफाज हो सकती है, लेकिन मैं कम से कम भारत के एक नागरिक के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं कम से कम लफाजी नहीं कर सकता। चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। जो उन्होंने कल पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया, उसमें उन्होंने कर्नाटक की जिस अलंद सीट, उसमें 6018 वोटों की चोरी की बात की। चलिए साहब ठीक है। अब इस सीट पर अगर देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार थे बी आर पाटिल। वो 10,348 वोट से जीते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, अगर 6018 वोट चोरी हुए और उनका अपना कैंडिडेट जीत रहा है 10,348 वोट से, राहुल गांधी की मैथमेटिक्स और उनकी टीम की मैथमेटिक्स पे सवाल उठता है नहीं उठता? ये कोई मानसिक बीमार ही करेगा, इसके अलावा तो नहीं करेगा। अदरवाइज एक छोटा सा बच्चा, एक क्लास का बच्चा कहेगा भैया 6018 वोट जहां चोरी हो गए, वहां पर 10,338 वोट से तुम्हारा कैंडिडेट जीत क्यों गया? अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए इसमें उनसे कई बार विश्वेश्वरैया नाम नहीं उच्चारित होता, वो एनसीसी का फुल फॉर्म नहीं जानते, वो 35 करते हैं, न जाने कौन सी गिनती कहते हैं, वो आटे को लीटर में तौल देते हैं। चलिए मान लीजिए वो मिस स्पेल हो जाता है, ठीक। अब कमाल की बात यह है कि 2018 में बी आर पाटिल उसी सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। और जब वो हारे थे तो उनको कुल मिले थे 76,118 वोट, 76,118, ठीक। और उसी सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते थे उनको मिले थे 76,815 वोट। बहुत थोड़ी सी मार्जिन से वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे।
इस बार जब अभी के सीजेआई जो हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, अगर उन्होंने 6018 वोट चुरा लिए तो फिर बी आर पाटिल के वोट 13,390 वाले ये बढ़ कैसे गए? मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, जी। कहीं से कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। मतलब ये गजब की थेथराई चल रही है। और मुझे एक बॉलीवुड फिल्म का गाना, उसकी तर्ज वो था ना कि क्या तीतर के क्या है वो, उसके आगे तीतर 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 के के दो दो पीछे पीछे तीतर। तीतर। जी, तो जी। अब राहुल गांधी के लिए आगे ये कहना तीतर पड़ेगा, पीछे थेथर के दो आगे थेथर, थेथर के दो पीछे थेथर, आगे थेथर पीछे थेथर। अब कांग्रेसी गिने कितने थेथर है राहुल गांधी के आगे। थेथर ही देखिए आप कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट चोरी कर रहा है कि कांग्रेस को जिताने के लिए वोट चोरी किया है सीजीआई ने, अगर बता दीजिए आप। ये ज्ञानेश कुमार का नाम ले रहा है। और मजे की बात ये 23 का मामला है। जब ये कथित वोट चोरी ये कह रहे हैं तो सीजीआई साहब जो नगर विकास में कहीं सेक्रेटरी थे। चलिए मैं ये भी मान ले रहा हूं कि ये आदमी को नहीं कह रहे हैं, हालांकि ये ज्ञानेश कुमार बड़ी बेहद बदतमीजी से ये नाम ले रहे हैं एक हाँ, संवैधानिक संस्था के प्रमुख का। चलिए मान लीजिए इनका आशय, इनका तात्पर्य ये है कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस को कह रहे हैं कि पद पर जो भी हो गए, यानी तब के जो रहे हैं उन्होंने कहा है। आपको पता है या दर्शकों को पता है, दर्शकों को जानकारी होगी ही सही, हम मानते हैं कि हमारे सभी राष्ट्रवादी दर्शक बड़े सुधी दर्शक होते हैं। साहब, विधानसभा चुनाव कौन कराता है? विधानसभा चुनाव क्या केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है? नहीं कराता है। विधानसभा चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। और इस मामले में जिसको वो कह रहे थे कि 36 सेकंड में वोट चोरी किए उसके बाद सो गए, इस आदमी को, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बीमार आदमी, इस आदमी को ये नहीं पता कि ऑनलाइन नाम काटे ही नहीं जा सकते। उसका एक दस्तावेज होता है, उसके बाद फिर वो होता है। चलिए ठीक है, ये ओटीपी ओटीपी चिल्ला रहा है। दरअसल मुझे लग रहा है कि ये किसी सिनेमा विनेमा का टिकट बुक करने की आदत है अगले को। क्लब वगैरह में जाते हैं तो वो ओटीपी से अपना आता है, इसीलिए ओटीपी इनको समझ नहीं है। आप सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या दुर्भाग्य है हमारा कि ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन आपके पास है। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि 36 सेकंड में जगे और सो गए, ठीक। मुझे एक सवाल का जवाब दें। जिस 6018 वोटों की चोरी की बात ये राहुल गांधी कर रहे हैं कर्नाटक की आलंद सीट पर, इसके खिलाफ एक कॉल आई, उसकी डिटेल आई, वो बंदा भी प्रयागराज का निकल गया। वो कह रहा है कि भैया मेरे फोन को जबरिया दे दिया, मैं कभी गया नहीं। वो भी कल टीवी चैनलों पर आकर उसने जी, जी, बातचीत वो की है। बहुत परेशान हो मेरा भी, रहा है। मेरी उससे बात हुई है बंदे से, और ओके। बहुत हद तक संभव है कि बेचारा घबरा गया है। आम आदमी, मतलब एक नॉर्मल आदमी है, तो वो बेचारा परेशान हो गया है। उसने फोन अपना बंद कर रखा है। फिर भी एक अल्टरनेट नंबर पर मेरी उससे बात हुई है। हो सकता है कि हमारे प्रारंभ के मंच पर मैं उससे बात भी करूं। जी, लेकिन जी। मुझे एक बड़ा सहज सा सवाल उठाता हूं। मनविंदर जी, मुझे एक चीज बताइए, अगर 6018 चोर वोटों की चोरी का मामला आया भी, मान लेते हैं आया, किसी ने फोन किया, काटा, फिर पकड़ लिया, अगर उसके खिलाफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने एफआईआर कराया, तो वोट चुराने वाला एफआईआर कराएगा या एफआईआर कराने वाला वोट चोरी नहीं होने देने वाला साबित हुआ? आप मुझे ये बताइए। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अगर ये एफआईआर कराई, इसका मतलब है कि वो इस वोट चोरी को रोकने वाला हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमीशन ने वोट चुराया है। राहुल गांधी को इतना नहीं पता कि ये मामला कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का मामला ही नहीं है। ये अलग बात है कि सुपरवाइज करता है, लेकिन हिसाब किताब सब कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। अब साहब ये बताएं कि आपकी पुलिस वहां पर, अब आप, अभी मैं आपको बताऊं, अब शायद वो लोग एसआईटी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस सीआईडी के 18 लेटर की बात कर रहे हैं, कल राहुल गांधी बड़ा चिल्ला रहे थे 18 लेटर 18 लेटर 18 लेटर। अरे भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कोई एलमनी नहीं प्राप्त होती है। आपने, आपकी पुलिस गई, दबिश दिया, पूछताछ की, और बेशर्मी से अब आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बात कर रही है। तो इनको जवाब देना चाहिए कि सिद्धारमैया ने वो वोट चोरी करने की कोशिश की थी, या इनके डीके शिव कुमार ने कोशिश की थी, या 10 जनपद से इंस्ट्रक्शन गया था, ये क्या था? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मानसिक रूप से बीमार विक्षिप्त आदमी। अब जरा दूसरा पहलू देखिए, जहां ये आदमी मानसिक विक्षिप्त और बीमार नहीं, शातिर और देशद्रोही कैसे है।
मतलब ये गजब पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मामला है। राहुल गांधी का ये पूरा केस एक टिपिकल और बहुत क्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मामला है। एक तरफ वो बिल्कुल बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं। ये सारे डेटाज मैंने अभी आपको बता दिए 6018 वाले मामले में, जिसमें कि कटे सिर्फ 24, इसमें भी जी। वो पकड़े जाएंगे। वो सीआईडी फालतू एजेंसी नहीं है। सीआईडी को पता है कि आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी, पहले किसी और की सरकार थी। तो सीआईडी ने अपने स्तर पर सारा केस कर लिया है। उसने देखा कि 6018 के अगेंस्ट केवल 24 कटे हैं, वो 24 भी कौन से हैं, उसको भी 24 एक एक को गिन के रख लिया होगा उसने। जो आदमी फर्जी आदमी पेश कर रहा है अपने प्रेजेंटेशन में, जो आदमी फर्जी नंबर पेश कर रहा है, अभी आदमियों का भी पोल खुलेगा, खोला आज शाम से, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आज शाम से फर्जी आदमी है जो स्टेज पर नजर आ रहे थे, जिस तरह बिहार में इस व्यक्ति के फर्जी प्रेजेंटेशन और फर्जी आदमियों की पोल खुली थी, वो भी पोल खुलनी शुरू हो जाएगी। नंबर का तो खुल गया, और नंबर का ऐसे नहीं खुला मनविंदर जी। जी। मैं धन्यवाद देता हूं राष्ट्रवादी इकोसिस्टम को। लोग बड़ा हमारे राष्ट्रवादी कहते हैं साहब, सरकार हमारी और सिस्टम उनका नहीं है साहब। ये नंबर पर कैसे, किसने और कितने रफ्तार से ट्राई किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के तुरंत बाद, और मेजा के निकले प्रयागराज के, वो सज्जन मिश्रा जी उनका नाम है। अब देखिए ये आदमी शातिर कैसे है और देश तोड़क कैसे है, देशद्रोही कैसे है। एक पत्रकार ने, वो बाइट घूम रही है, सबने सुनी होगी, एक पत्रकार ने जब पूछा कि आपके पास जब इतने अकाट्य सबूत हैं, आपके पास इतने विश्वसनीय जानकारियां हैं, आप इतनी दक्काकी के साथ ये आरोप लगा रहे हैं, आप कोर्ट जाएंगे? उस आदमी ने क्या कहा, राहुल गांधी का जवाब क्या था कि भाई साहब ऐसा है, मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा काम इस देश का लोकतंत्र बचाना नहीं है, और मेरा काम इस देश का संविधान बचाना नहीं है। फिर वो लाल चूरन की किताब क्या लेके घूमते हो? सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की तरह संविधान बचाना है, संविधान बचाना है। इनकी अम्मा, इनकी दीदी, इनके सारे पालतू नौकर वो लाल चूरन की किताब कहां से, क्या मतलब है इसका भाई? इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक बार फिर कह रहा हूं कि आपके पास एक ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन है जो कहता है कि मेरा काम ही नहीं है संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना। फिर तुम रायबरेली से चुन के लोकसभा के सांसद के रूप में संसद में कर क्या रहे हो? इस्तीफा क्यों नहीं देते? इससे जबरन कोई इसका गला पकड़ के इस्तीफा क्यों नहीं मांगता? इस्तीफा ले क्यों नहीं लिया जाता? मैं तो लोकसभा स्पीकर से कहूंगा, जो लोकसभा में एलओपी ये कहता हो कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, मेरा काम देश का संविधान बचाना नहीं है, ये किस संविधान की शपथ लेता है दोपहरे की? अब बताइए, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ आदमी है कि नहीं है? अब जब ये पहले कहता है कि देश का लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, घोषणा करता है, और जी। ये कहता है संविधान, इसका मतलब है कि ये संविधान के खिलाफ जाएगा, और ये अपने ट्वीट में ये शाम होते होते स्पष्ट कर देता है। ये स्पष्ट कर देता है कि तुम बांग्लादेश दोहराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम नेपाल दोहराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस देश में आग लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो जो लोग इस देश में आग लगाना चाहते हैं, उस सभी आदमियों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उसका इकोसिस्टम खड़ा है। ये स्पष्ट गृह युद्ध छेड़ने की घोषणा है। ये इसने, मैं शंखनाद जैसा शब्द इस छिछले और सस्ते आदमी के संदर्भ में नहीं इस्तेमाल करूंगा। ये भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का बड़ा सुंदर और बड़ा गंभीर शब्द है, लेकिन इस व्यक्ति ने इस देश के खिलाफ गृह युद्ध करने के अजान दे दी है। आई एम टेलिंग यू, मैं शब्द बोल रहा हूं, अजान दे दी है, और इसके संकेत हमारे दर्शक समझे। अब आप देखिए, मैं अभी एक चैनल पर बात कर रहा था, जी। तो उन सज्जन ने कहा कि साहब ये तो किसी भी क्षण ऐसा करा सकता है, और अब तो देश में कुछ भी हो सकता है, सरकार क्यों नहीं कर रही? और बहुत सारे दर्शक अभी नीचे कमेंट में भी लिखेंगे, और बड़ा सहज सा सवाल है। लोग कहते हैं कि ये आदमी बिल्कुल ऐसे घूम रहा है, देश तोड़ने की बात कर रहा है, आग लगाने की बात कर रहा है, सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? मुझे मनविंदर जी एक बात बताइए, कितने घंटे हो गए हम लोग ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं? 1:30 बजे के आसपास, ठीक? जी। जब आपका यहाँ अपलोड होगा तब लोग सुनेंगे। लेकिन जब से इसने ट्वीट किया है, जब से इसने कल प्रेजेंटेशन दिया है, तब से लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। बिल्कुल। एक चिड़िया भी इसके कहने से सड़क पर निकली? आप मुझे बताइएगा, नहीं निकली। मैं ये कहता हूं, चलिए
जिस मजहबी भीड़ के भरोसे ये इस तरह की खुरापात करता है, इसको उम्मीद है, ये उम्मीद सजा के बैठा हुआ है कि मैं जब कहूंगा तो उन्मादी वो भीड़ जो हमेशा तैयार रहती है और जिसके सीने पर मूंग की दाल और न जाने कौन कौन सी दाल इस देश का राष्ट्रवाद जो 2014 से चल रहा है वो दल रहा है, वो तो मान लीजिए छटपटाने के लिए तैयार है, वो तैयार होके बैठा है, लेकिन वो भी क्या सड़क पर निकला? एक भी कोई घटना, एक भी कोई सूचना अभी तक किसी दर्शक के पास हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए छोड़िए, वो तो दूसरे लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई सुप्रिया श्रीनेत की टीम का कोई आईटी का बंदा, कोई विधायक, कोई सांसद, किसी विधायक की कोई टीम, उसके कोई समर्थक सड़क पर निकले? नहीं निकले ना। इसका क्या अर्थ है? इसको न बाहर वाले पूछ रहे हैं और न इसको अब घर में वाले पूछ रहे हैं। एक मानसिक बीमार आदमी जो कि मालिक खानदान से आता है, ये न जाने कौन सी मजबूरी है कांग्रेसियों की जो इस बीमार आदमी को ढो रहे हैं। लेकिन मैं आपको अब बता रहा हूं कि क्यों इसकी बात को कोई कान नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव शुरू में कर रहे थे, अब किनारा कर रहे हैं, अलग यात्रा लेके निकले हुए हैं। जी, जी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत हल्ला पुल्ला किया क्योंकि मुद्दे उनके पास भी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो भी शांत पड़े। कोई मौलाना, कोई जिहादी मानसिकता का आदमी जिसने ओन किया हो कि नहीं राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकलो आओ मैदान में, कहीं कोई नहीं। कोई कांग्रेस का बड़ा छोटा लीडर, किसी ने नहीं। उबासी लेते हुए बचाव कर रहे हैं। क्या करें, घर का लड़का पागल हो गया है भाई, तो अपनी औलाद को पागल कैसे कहे? वो भी मालिक खानदान का है और कमर टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी है नहीं कांग्रेसियों के पास। जो बचे कुचे हैं, जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, वो चले गए या यही हैं चुपचाप पड़े हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि मानसिक बीमारी के साथ साथ पूर्ण रूप से भारत से हारा हुआ व्यक्ति है राहुल गांधी। मेरे शब्दों को ध्यान दे दर्शक, भारत से हारा हुआ, नरेंद्र मोदी से हारा हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हारा हुआ नहीं, भारत से हारा हुआ, इस राष्ट्र से हारा हुआ, इस देश से हारा हुआ। क्यों? क्योंकि इस देश ने, आज लोगों ने जंजे क्रांति की बात सुनी है ना। आज बांग्लादेश में लोगों को पता चल रहा है कि वहां पर छात्रों के नाम पर जिहादियों ने किस तरीके से सरकार बदल दी। लेकिन आप बताइए 2014 में भारत में आपने क्या किया? 2014 में भारत में हमने क्या किया? हम बांग्लादेश बहुत पहले कर चुके हैं। हम नेपाल सबसे शानदार तरीके से बहुत पहले कर चुके हैं। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में यही तो हुआ, भ्रष्ट खानदान, भाई भतीजावाद और करप्शन करने वाले उन पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में रहे हों तो सत्ता उखाड़ फेंकी और विपक्ष में रहे हों तो उनका ट्रीटमेंट किया, दौड़ा दौड़ा के मारे गए। यही तो हुआ। 2014 में आपने क्या किया? राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भ्रष्ट परिवार, जो कि परिवारवाद में पंडित नेहरू के समय से डूबा हुआ है, उसकी सत्ता आपने उखाड़ के फेंक दी। तो नेपाल वाली जेन जे क्रांति यहां तो जेन ए से लेके और जेन जेड तक इसने मिलकर 2014 में कर रखा है। जी बिल्कुल। वी आर फार अहेड इन सारी क्रांतियों के सामने। तो आप मुझे ये बताइए, अच्छा केवल नेशनल स्तर पर थोड़ी ना किया, आपने एक ऐसा खानदान, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक ऐसा खानदान, एक ऐसी पार्टी जिसके 2 से 2.5 दर्जन लोग सांसद, विधायक, न जाने क्या क्या, आपने 2017 से उनको सत्ता से बाहर किया हुआ है। चलिए आपको लेके चलता हूं बिहार। बिहार में आपने क्या किया? एक खानदान जिसने केवल खानदान के सत्ता चलाई, उसको आपने विपक्ष में करके रखा हुआ है। अब असली डर, अगर संयोग से जंजे निकल गया, मैं राहुल गांधी को चेताता हूं, समझा लो कांग्रेसियों इस आदमी को, अगर जंजे निकला तो वो किसको खदेड़ेगा? नेपाल की। तो तुम नेपाल चाहते हो ना? नेपाल में विपक्ष के प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके घरों पर दौड़ाए थे, उनकी पत्नी को। अब फिर कहूंगा, तो अगर यहां जेएनजे निकला, क्यों? क्योंकि 2014 से जो पॉलिटिकल नेतृत्व है वो ना भाई भतीजावाद करता है इस देश में, ना उस पर करप्शन के कोई आरोप तुम सिद्ध कर पाए। तुम आरोप तो लगाते गए, लेकिन अदालतों तक ने, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो,
तो ये बताओ किसको दौड़ाएगी जेनजे? अगर भारत में आज जेनजे हो गया तुम्हारे कहने से, तो किसको दौड़ाएगी? तुमको दौड़ाएगी। वो भीड़ 10 जनपद की तरफ जाएगी। वो भीड़ परिवारवाद की राजनीति करने वाले स्टालिन की तरफ जाएगी। वो जाएगी ममता बनर्जी की तरफ जो भाई भतीजावाद करती है। वो जाएगी समाजवादी पार्टी अखिलेश की तरफ। वहां चल रहा है खानदान। भाजपा में कोई खानदान होता है क्या? नहीं होता है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इस आदमी को अब गंभीरता से भी लेना चाहिए, और गंभीरता से 2 वजहों से लेना चाहिए। स्वास्थ्य खराब है, मानसिक स्तर खराब है, इसलिए इसका इलाज कराएं। और करंट शरंट से अगर बनती हो बात तो वो कराएं, काउंसलिंग कराएं, कुछ कराएं, मतलब कांग्रेसी ये काम कराएं। लेकिन आप मजे की बात देखिए, नेशनल मीडिया ने भी कल के इसके हाइड्रोजन बम को कहीं से कुछ स्थान दिया? नहीं दिया। न विपक्षी पार्टियों ने दिया, न तुम्हारी मजहबी भीड़ तुम्हारा बात सुन रही है, न नेशनल मीडिया तुम्हारी बात सुन रही है। फिर लेकिन ये अपनी नकारात्मकता करता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं चलते चलते एक बात कह रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस देश की सरकार और राज्य सरकारें, इस देश की एजेंसियां इस आदमी पर पूरी नजर रख रही होंगी, ऐसा मेरा पूर्ण भरोसा है। देश इसकी बात नहीं सुन रहा, इसके अपने लोग इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए ये एक हताश, हारा हुआ, निराश और विदेशी एजेंडे को लगातार आगे बढ़ाने के असफल प्रयास वाला व्यक्ति है, जिसका ध्यान सिर्फ एक बात में रखा जाना चाहिए कि इसका उपचार हो, इसकी बीमारी का इलाज हो। सर, चलते-चलते एक चीज़ और समझना चाहूँगी। एक तो आपने ये बिल्कुल सही कहा कि इनका उपचार होना चाहिए, क्योंकि आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब हम ये प्रोग्राम का समय तय कर रहे थे, तो उस समय ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और मतलब पत्रकार इधर से बोल रहे हैं, ये इधर देख रहे हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे ये उपराष्ट्रपति के वोटिंग के दौरान ये जाना उधर होता है और निकलते इधर हैं। तो ये तो आपने सही जस्टिफाई किया, लेकिन इनको कैसे गलतफहमी हो गई कि देश का युवा इनके साथ है। और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि देश का युवा तो जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। अब होना चाहिए कह रही हैं। 2014 में है। पहली बार का वोटर किसके साथ? मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, जो कुछ जी। भी ये क्रांति की बात इधर-उधर से सुन के कह रहा है, ये 2014 में आपने हमने कर दिया है। और इसीलिए मैंने कहा उसमें जेन ए से लेके जेन जेड तक शामिल था। उसमें 80 साल के सीनियर सिटीजन ने भी राष्ट्र प्रथम को वोट किया, और उसमें पहली बार के वोटर बने हमारे यंग बच्चे जेन जे ने भी वोट किया, और आज भी उस सतत प्रयास में लगे हुए हैं, और वो परिवर्तन केवल केंद्र में नहीं राज्यों तक में करके दिखा रहे हैं। अब आप कह रही हैं पत्रकार सवाल पूछ रहा था तो ये आदमी इधर देख रहा था। मैंने फिर कहा ना, बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। ये रोज रात में सपने में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। ये अपनी दुनिया में खोया हुआ व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि इसने एक चीज बड़े अच्छे तरीके से मान लिया है, राष्ट्रवादियों को इसमें संतोष होना चाहिए कि ये चुनाव में नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को हरा नहीं सकता। सबसे अच्छी तरह अगर किसी ने समझा है तो ये राहुल गांधी ने समझा। अब एक सवाल जरूर, इसका जवाब जरूर खोजना चाहिए हमको आपको, कि फिर भी ये ऐसी बेहयाई क्यों बार बार करता है? इसकी एक वजह है। कारण यह है कि जब आप किसी की नौकरी करती हैं तो आपको बेमन से भी काम करना पड़ता है। जब आपने किसी का ठेका उठाया होता तो आप जानते हैं इस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, फिर भी आपको उसको सेल्समैनशिप की तहत ले लेके बाजार में घूमना पड़ता है, दुकान दर दुकान घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने ठेका उठाया है, आपने पेमेंट ले रखी है, आपने पैसे पकड़ रखे हैं। ठीक। चूंकि भारत को बर्बाद करने का लक्ष्य इसका है खुद का, भारत की आर्थिक प्रगति, भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, इसको ये ओन करना चाहता है, इसको वही चाहिए। भारत सामरिक शक्ति में कमजोर रहे, इसका भी लक्ष्य है, और यही लक्ष्य भारत के विदेशी दुश्मनों का है। क्योंकि एक सशक्त भारत, और आपको मैं एक बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, जो एक पैटर्न 2014 से चल रहा है, वो पैटर्न ऐसा है जो जिस तरीके से 65 साल इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, अगले बहुत लंबे समय तक के लिए राष्ट्र प्रथम की राजनीति का एक पैटर्न बनता चला जा रहा है,
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं पॉलिटिकल लीडरशिप, कल कोई और लीडरशिप होगा, लेकिन वो पैटर्न जो बन रहा है मनविंदर जी, वो बड़ा लंबा पैटर्न बन रहा है। और उसको जब एक मौजूदा गृह मंत्री सदन में कह देता है हम तो 2050 तक सरकार बनाएंगे, तो वो मंशा भी दिखाई देती है। ठीक, 40-42% वोट पाके अभी सरकार बन रही है। कांग्रेस ने कभी बिसात में 40-42% वोट नहीं पाए थे जब भी इनकी सरकार रही। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 84 वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा 50+ पर काम कर रही है और कहीं कहीं उसने 50 का आंकड़ा छू भी लिया है। मजे की बात यह है कि माइनस ये जो कुछ भी भाजपा की गेन है, ये माइनस मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि अपने दम पर सरकारों को हिलाता था, चलाता था, बैठाता था, उठाता था। आपने 2014 से मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज किया है इस देश में। उनके न चाहते हुए भी लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार हो रही है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है खालिस राष्ट्र प्रथम और सनातनी वोटों का, जिसमें कि सारे वोट शामिल हैं, जिसमें सवर्ण वोट शामिल हैं, जिसमें ओबीसी वोट शामिल हैं, जिसमें दलित हमारे शामिल हैं, जिसमें हमारे आदिवासी शामिल हैं, यानी ये पूरा जो सनातनी कुनबा इकट्ठा हो रहा है, ये एक इतना लंबा पैटर्न छोड़ेगा कि अगले फिर दशकों तक सरकार किसी दूसरे की आनी संभव नहीं हो पाएगी। इसको भयंकर तरीके से डिकोड किया है भारत के विदेशी शक्तियों ने। और अगर भारत प्रथम की राजनीति करते हुए राष्ट्रवादी सत्ता यहां बरकरार रही, तो यहां सनातन का संवर्धन होगा। निश्चित रूप से सनातन का संवर्धन होगा, एनरिचमेंट होगा, तो इंडियन कल्चर मजबूत होगा। इंडियन कल्चर मजबूत होगा तो भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति से लेके भारतीय भोजन पद्धति, भारतीय रक्षा पद्धति, इस सबका एनरिचमेंट होगा। और जब इस सबका एनरिचमेंट होगा, तो आप मुझे ये बताइए, सैकड़ों साल मैकालियन स्ट्रेटेजी जिसने सफलता से इस देश की आइडेंटिटी को कुचलने का काम किया था, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो बाहर विदेशी शक्तियों का लक्ष्य जो है वही राहुल गांधी का लक्ष्य, इसलिए ये बंदा उनके ठेके पर यहाँ घूम रहा है। ये बार बार ये प्रयास करता जाएगा, बार बार ये प्रयास करेगा, लेकिन हमें आपको संतोष ये होना चाहिए कि ये क्रांति हम 2014 में जो कर आए हैं, उस क्रांति के बाद इसे बाहर वाले तो बाहर वाले, घर वाले भी नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ भाई। आपने बिल्कुल सही कहा, और जो वजह आपने बताई है वो वजह ही इनके मानसिक जो दिमाग में प्रॉब्लम है वो है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम।